फ़ोन काटने के बाद सिया बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद करण का फ़ोन फिर से आ गया। पहले तो 2-3 बार सिया ने फ़ोन उठाया ही नहीं, पर करण बार-बार फ़ोन करता चला जा रहा था। आखिर में परेशान होकर सिया ने फ़ोन उठा ही लिया। "सिया प्लीज़ मेरी बात सुनो," करण ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सिया चुप रही, जैसे सुनना चाहती हो कि अभी और कहना क्या बचा है? और क्या कहना चाहता है करण? शायद वो यही सुनना चाहती थी। करण ने आगे कहा, "सिया, मैंने अब तक जो भी कहा वो सब कुछ तुम्हारे लिए और तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा था। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने दादाजी से लड़ो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार से किसी भी तरीके से कोई मनमुटाव करो या उनके और तुम्हारे बीच कोई दूरी आए। मैं बस ये चाहता हूँ कि सब चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे चलती रहें, तुम्हारा काम भी और मेरा भी।" सिया ने धीरे से कहा, "पर तुम ये क्यों नहीं समझते कि मेरे सपने भी उतने ही ज़रूरी हैं? मैं सपने और परिवार के बीच किसी को भी नहीं चुन सकती।" करण ने गहरी सांस लेकर सिया से कहा, "सिया मैं समझता हूँ, पर प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ मत हो। तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू।" ये आई लव यू एक ऐसा शब्द था जिसे सुनकर सिया अक्सर पिघल ही जाती थी। फिर थोड़ी देर इधर-उधर की अपनी चिकनी-चुपड़ी बातें करके करण ने सिया को फँसा ही लिया और फिर से एक बार उसे मना लिया और हमेशा की तरह सिया ने एक बार फिर उसे माफ़ कर दिया। दरअसल सिया करण से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उससे कभी ज़्यादा देर तक नाराज़ रह ही नहीं पाती थी। करण उसकी कमज़ोरी था और ये बात वो बहुत अच्छे से जानता था। इसका कारण शायद करण का सिया के प्रति प्यार नहीं, सिया का अतीत था। सिया के मन में रिश्तों के टूटने का डर इस कदर बैठा हुआ था कि वो रिश्ते को टूटते हुए देखना ही नहीं चाहती थी और ना ही किसी रिश्ते को टूटते हुए बर्दाश्त कर सकती थी। इसीलिए तो ना तो परिवार और ना ही करण, किसी को भी वो छोड़ना चाहती थी। खैर, उसके मन में रिश्तों के टूट जाने का, अकेले रह जाने का डर बहुत गहरे तक समाया हुआ था। दरअसल सिया के पापा राजेंद्र सिंघानिया ने उसकी माँ मीरा से प्यार तो किया, बेहद प्यार किया, लेकिन शादी कभी नहीं की। ऑफ़िशियली कभी शादी नहीं की। ये कहना ज़्यादा सही होगा कि पब्लिकली उन्हें कोई नाम नहीं दिया। दरअसल मीरा राजेंद्र की सेक्रेटरी हुआ करती थी। साथ काम करते-करते, समय बिताते-बिताते दोनों कब एक-दूसरे को प्यार करने लग गए, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों के प्यार में इतनी कशिश थी कि एक-दूसरे के बिना 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं रह पाते थे। लेकिन राजेंद्र के पिताजी यशवंत सिंघानिया जी को ये बात बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं थी। एक अदनी-सी मामूली नौकरी करने वाली सेक्रेटरी को वो अपने घर की बहू कैसे बना सकते थे? ये तो नामुमकिन था। वो उनके परिवार की बहू बनने के लायक ही नहीं थी। राजेंद्र के पिताजी ने उन्हें साफ तौर पर कह दिया था कि मीरा के साथ शादी तो नहीं हो जाएगी, तो बस अब दूर ही रहना होगा और जितनी जल्दी हो सकता है ये फैसला राजेंद्र ले ले और मीरा को भी बता दे। राजेंद्र अपने पिताजी के दबाव में तो आ गए, पर मीरा से दूर नहीं हो पाए। उन्होंने 2 ज़िंदगियाँ बसा ली, एक सिंघानिया मैंशन के अंदर और एक मीरा के छोटे से घर में। समय बीतता गया और मीरा गर्भवती हो गई। जल्दी ही सिया का जन्म हुआ, पर यशवंत सिंघानिया जी अब भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने कह दिया था, "तुम्हें घर से बाहर जो करना है करो, घर के अंदर मैं इस गंदगी को आने नहीं दूँगा।" राजेंद्र 2 नावों पर सवार थे। एक तरफ उनका परिवार, बिज़नेस, ज़िम्मेदारियाँ, समाज सब कुछ था और दूसरी तरफ उनकी एक अपनी दुनिया थी, जिसमें मीरा और उन दोनों की बेटी सिया थी। वो उन दोनों से मिलने चाहते थे, मीरा की देखभाल भी करते थे, लेकिन समय के साथ ये सब कुछ कम होता चला गया। उन्होंने लाख कोशिश की लेकिन वो कभी भी सिया और मीरा के लिए पूरे नहीं पड़ पाए। हमेशा
सब कुछ अधूरा ही रहा। राजेंद्र जी कई कई दिनों तक मिलने के लिए नहीं आते थे और सिया अपनी माँ को उनके इंतजार में तड़पते हुए देखती थी। सिया देखती थी कि किस तरीके से बिना कुछ कहे उसकी माँ उसके पापा के आने का इंतजार करती है और वो नहीं आते। थोड़े समय के बाद मीरा की तबीयत बिगड़ी और फिर बस बिगड़ती ही चली गई। तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर राजेंद्र आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन रगों में पहले प्यार दौड़ा करता था, अब उनमें कैंसर दौड़ रहा था। कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था और अपनी पकड़ मीरा के शरीर के अंदर मजबूती से बना चुका था। इलाज शुरू हुआ, लेकिन थोड़े समय में मीरा सिया को दुनिया और दुनिया के ही जैसे उसके पिता राजेंद्र के भरोसे छोड़कर चली गई। मीरा की मौत के बाद राजेंद्र को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया और वो सिर्फ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो अपने परिवार के खिलाफ जा ही नहीं पाए और बस सब कुछ बिखर गया। मीरा की मौत के बाद राजेंद्र जी सिया को सिंघानिया हाउस ले आए। शुरू में तो यशवंत सिंघानिया जी ने मना कर दिया। वो एक नाजायज औलाद को अपने घर में कैसे रख सकते थे? पर जब उन्हें यह एहसास हुआ कि इस वक्त अगर उन्होंने राजेंद्र की औलाद को अपने घर में स्वीकार नहीं किया, तो वो खुद की औलाद को खो देंगे। और राजेंद्र चूंकि उनके इकलौते बेटे थे, ये ऐसा होने नहीं दे सकते थे। सिया को फाइनली घर तो मिल गया था, लेकिन वो आज भी एक रखेल की औलाद थी। वो उस घर की बेटी नहीं थी। ये सब कुछ आसान नहीं था। सब कुछ सिर्फ राजेंद्र जी की जिद की वजह से हो रहा था। मंजूर तो किसी को भी नहीं था। राजेंद्र की दूसरी पत्नी नीलम, उन्होंने तो सिया का जीना ही हराम कर दिया था। उसे तो पहले से ही मीरा और राजेंद्र के रिश्ते से परेशानी थी और अब तो इस परेशानी की निशानी उसके सामने उसके घर में घूम रही थी। वो गलत भी नहीं थी, लेकिन इसका बदला वो सिया से निकाल रही थी। सिया को परेशान करने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ती थी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। चाहे वो उसकी पॉकेट मनी में कटौती करने से लेकर सिया को पुराने कपड़े पहनाने तक, जूठा खाना देने से लेकर उसी जरूरत के सामान ना देने तक, हर तरह से नीलम सिया को परेशान करने की कोशिश करती थी। और राजेंद्र जी इस बात पर हमेशा चुप्पी साधे रहते थे, क्योंकि वो इस बात के तले दबे थे कि नीलम ने सिया को इस घर में स्वीकार किया है। इन टूटते हुए रिश्तों के बीच सिया बड़ी हुई थी। वो अब एक नया रिश्ता टूटते हुए नहीं देख सकती थी। सब कुछ बिखर रहा था, लेकिन उसे ये सब कुछ संभालना था। सिया अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसकी दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने दादाजी खड़े थे। दादाजी ने उसे देखते ही चिल्लाकर कहा, सिया। सिया एकदम सहम गई। दादाजी ने उसके सामने फोटो फेंक दी और गुस्से में कहा, ये जो फोटो है इनमें से देख लो। मैंने ये लड़के तुम्हारे लिए चुने हैं। इनमें से किसी एक को पसंद कर लो और शादी के लिए हाँ कह दो। मैंने तुम्हें हाँ या ना कहने के लिए नहीं कहा है, हाँ कहने के लिए कहा है। और इनमें एक लड़का है, राजवीर ओबरॉय, उसकी फोटो भी है। मुझे खास तौर पर वो ज्यादा पसंद है। ओबरॉय
इंटरनेशनल का इकलौता वारिस है। उसका सीईओ है और बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। अगर इंटरेस्ट है तो मुझे वो तुम्हारे लिए बहुत पसंद है। देख लो, मन बना लो और उसके बाद मुझे बता देना। सिया अपने दादाजी की बात से जाहिर बात है सहमत नहीं थी। उसने फोटो को देखा ही नहीं और दादाजी के सामने से सभी फोटो को एक-एक करके बटोर कर उनके हाथ में देते हुए बोली, मैं किसी को प्यार करती हूँ। दादाजी की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, किससे प्यार करती हो? उस फटीचर करण से? उसकी औकात क्या है? दादाजी, करण फटीचर नहीं है, सिया ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा। तो फिर क्या है वो? उसकी औकात क्या है? क्या है उसके पास? ना उसके परिवार का कोई नाम है, ना कोई पहचान है, ना उसका कोई काम धंधा है, ना उसके पास कोई पैसा है। किस बूते पर तुम कह रही हो तुम उससे प्यार करती हो? दादाजी ने चिल्लाते हुए कहा। सिया उन्हें बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि सिया और करण एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बल्कि सच्चा प्यार करते हैं। पर इस बात पर दादाजी ने तल्ख लहजे में कहा, सच्चा प्यार? वैसा ही ना, जैसा तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ से किया था और उसका अंजाम आज तुम देख रही हो। इसके बाद भी तुम मुझे प्यार की दुहाई देने की कोशिश कर रही हो। सिया जब इस बात पर दादाजी को राजी नहीं कर पाई तो उसने कहा, मैं काम करना चाहती हूँ। मैं अभी शादी करना भी नहीं चाहती। दादाजी ने फिर से पलटवार करते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा है, आओ सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का ऑफिस ज्वाइन कर लो। कॉलेज की पढ़ाई साथ में पूरी कर लेना। लेकिन तुम्हें तो मॉडलिंग करनी है ना। एक बात साफ समझ लो, मैं अपने खानदान के खून को धंधे वाली तो नहीं बनने दूंगा। मेरी जवान गंदी मत करवाओ। इस प्रोफेशन में क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है, ये कहकर मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता। और सिंघानिया खानदान का कोई भी शख्स एंटरटेनमेंट न्यूज तक नहीं पढ़ता और तुम्हें मॉडलिंग करनी है। थोड़ी देर सिया उनसे बहस करती रही और अपने सपनों के बारे में बताती रही, लेकिन दादाजी इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। आखिर में उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। अगर अपनी मर्जी चलानी है और अपने तरीके से जिंदगी जीनी है तो मेरे घर से निकल जाओ। एक बार इस घर से बाहर कदम रखा तो ये याद रखना, मेरे घर से निकलने के बाद मेरा सरनेम अपने नाम से हटा देना। मैं तुम्हें ऑफिशियली डिसोन कर दूंगा। अगर कहीं तुम मुझे मिल गई तो मैं पहचानूंगा भी नहीं। और मैं तो कहता हूं तुम करके दिखाओ। इतना ही प्यार है ना, करो, जाओ, रहो अपने प्यार के साथ। तब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। सिया भी तो आखिर उन्हीं का खून थी। गर्मी उसके खून में भी उतनी ही थी। इसलिए सिया ने बस एक बार बनी मन सोचा कि जो गलती उसके पापा ने की वो वो खुद नहीं करेगी। उसके पापा कभी भी अपने प्यार के लिए खड़े नहीं हो पाए। वो अपने प्यार के लिए ये कदम जरूर उठाएगी। और इसलिए सिया ने अपने आंसू पोंछते हुए दादाजी से कहा, ठीक है दादाजी, जैसी आपकी मर्जी, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात सुनते ही दादाजी उल्टे पैर वहां से चले गए और सिया ने फटाफट अपने कपड़े बांधे और जो भी दो चार जोड़ी कपड़े उसके हाथ आए उन्हें लेकर वो भी सिंघानिया मैंशन से निकल गई।